So for what we have discussed is that when it comes to writing a précis, so first of all, you need to, read a passage, and then you need to identify the important information, and then the important information you need to write. Now, so far what we have done is, as you can see it on the screen, is the screen visible to you? Is the screen visible to you? Okay. Now, I'm proceeding with my, lecture. Please listen, and if you have any question, you will ask then. Okay. Now, so for the first of the task, we have discussed with examples कि जब भी आप प्रेसी को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आपने पढ़ना है, पढ़ते हुए आपने आइडेंटिफाई करनी है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन इन 3 किस्म की होनी चाहिए। दैट इज कि आपने टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, आपने जो है आर्गुमेंट्स और सपोर्टिंग डिटेल आइडेंटिफाई करना है, और आपने जो है ऑथर इनसाइट, वो ऑथर इनसाइट जो आपको कंक्लूजन दे रहा है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ताकि अगर कोई कंक्लूजन है तो आप वो कंक्लूजन लिख सकें। जब आप जो है पढ़ने के बाद, वंस यू हैव अंडरलाइन ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद क्या है कि प्लीज कीप इट इन माइंड कि जो आपने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए हैं, उन पॉइंट्स को आपने एक रफ सेक्शन पे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाना है उन पॉइंट्स का, ठीक है? और वो जो आप रफ ड्राफ्ट बनाएंगे वो आप किस तरह लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल अब हमारा क्या काम है कि मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि ये थीम है, ये आर्गुमेंट है, ये सपोर्टिंग डिटेल है, ये थीम है, ये आर्गुमेंट है, ये सपोर्टिंग डिटेल है, ये इनसाइट है। तो मैंने उसको लिखना है कि सबसे पहले मैं जब लिखूंगा रफ ड्राफ्ट में, तो मैंने पहले जो टॉपिक सेंटेंस जो मैंने आइडेंटिफाई किया होगा, वो सेंटेंसेस जिसमें थीम है किसी पैसेज का, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, उस थीम को मैं सबसे पहले लिखूंगा। ये मैं रफ ड्राफ्ट की बात कर रहा हूं, और उस थीम को मैं लिखूंगा अपने अल्फाज में, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट प्रेसी, प्रेसी इज समराइजिंग, एंड समराइजिंग बेसिकली मींस राइटिंग समथिंग इन योर ओन वर्ड्स बाय अंडरस्टैंडिंग इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो उसमें टॉपिक सेंटेंस होगा उसको हम रफ ड्राफ्ट में अपने अल्फाज में लिखेंगे, फिर उसी पैसेज में जो मैंने अगर आर्गुमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि राइट ईच आर्गुमेंट अलोंग विद इट्स सपोर्टिंग डिटेल इन द मिडल। जो मेरा रफ ड्राफ्ट होगा और जो पैसेज में मैंने आर्गुमेंट आइडेंटिफाई किए हैं, हर एक आर्गुमेंट के साथ उसका सपोर्टिंग डिटेल मैंने फर्स्ट सेंटेंस के बाद मिडल में लिखना है, ठीक है? और जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, फॉर एग्जांपल कोई इनसाइट है और वो इनसाइट, वो इंफॉर्मेशन कंक्लूजन दे रहा है, तो वो कंक्लूजन जो है मैंने लिखना है अपने अल्फाज में एट द एंड। What I mean by saying is, I will then explain it. Basically, when it comes to writing a précis, so précis is basically a summary written in one paragraph. ये जहन में रखना है। पैसेज आपके पास अगर एक से ज्यादा पैरा का भी हो तो, लेकिन आपने अगर जो प्रेसी लिखनी है वो आपने एक पैराग्राफ में लिखनी है, ठीक है? लेट मी सी समबडी हैज आस्क्ड समथिंग, प्लीज डू नॉट आस्क इन द मिडल। अब यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हुरिया, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। और अगर कोई चीज मैं एक्सप्लेन ना करूं तब आप पूछें। देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया है, और उस पैसेज में टॉपिक सेंटेंस कहीं पे भी हो, उस पैसेज में कंक्लूजन कहीं पे भी हो, उस पैसेज में आर्गुमेंट कहीं पे भी हो, मैंने जब मैं प्रेसी लिखूंगा, सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि प्रेसी एक समरी है, और वो समरी आप लिखते हैं कितने पैराग्राफ में? कोई मुझे बताएगा कितने पैराग्राफ में लिखेंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ, शाइस्ता में भी लेंथ की तरफ नहीं आया, ठीक है? एक पैराग्राफ। अब देखें, अगर आपको पैसेज दिया है एक पैराग्राफ का तो वो तो है ही एक पैराग्राफ का। अगर आपको पैसेज दिया है 2 पैराग्राफ है उसमें, तब भी जब आप समरी लिखेंगे तो समरी आपकी बेसिकली होगी एक पैराग्राफ में। नाउ व्हेनेवर वी राइट वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है? ए समरी रिटन इन वन पैराग्राफ by
following the basic organization of ideas in a paragraph. जब भी आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, और एक पैराग्राफ में जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसकी अरेंजमेंट क्या होती है? सबसे पहले आप किस चीज से स्टार्ट करते हैं? जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो, हाँ, टॉपिक सेंटेंस से, फिर दरमियान में क्या लिखेंगे पैराग्राफ में? दरमियान में क्या लिखेंगे पैराग्राफ में? आर्गुमेंट। हर एक आर्गुमेंट के साथ उसका सपोर्टिंग डिटेल लिखेंगे, और पैराग्राफ को एंड किस चीज पे करेंगे? पैराग्राफ को एंड किस चीज पे करेंगे? कंक्लूजन पे। तो ये आपने जहन में रखना है। देखें, प्रेसी इज बेसिकली राइटिंग समथिंग इन वन पैराग्राफ, and the basic principle in observing writing Presi is to observe the basic principle of writing a paragraph, and by following the basic organization of ideas in a paragraph, and that organization of ideas are, which you already have said, that we need to write the topic sentence, then the paragraph needs to have the सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब यहां पे क्या है कि द सेम आर्गुमेंट प्लस सपोर्टिंग डिटेल। और फॉर एग्जांपल, लेट मी, फॉर द पर्पस ऑफ finishing this confusion, then you need to, the topic sentence, then what you need to write after the topic sentence? You need to write the main points that explain the topic sentence. और वो मेन पॉइंट क्या है? आर्गुमेंट प्लस सपोर्टिंग डिटेल। आर्गुमेंट प्लस सपोर्टिंग डिटेल, राइट। और पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एट द एंड वी नीड टू राइट द कंक्लूजन। सो प्लीज जहन में रखें कि जब आप प्रेसी लिख रहे हो तो जो एक पैराग्राफ एज ए प्रेसी आप लिख रहे हैं, उसमें आपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है। यानी अगर मुझे पैसेज में टॉपिक सेंटेंस दरमियान में है, किसी पैसेज में कंक्लूजन दरमियान में है, लेकिन जब मैं लिखूंगा मैं हमेशा यही ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस फॉलो करूंगा, ठीक है। और उसके बाद नाउ टॉकिंग अबाउट के द समरी दैट आई हैव टू राइट इन वन पैराग्राफ, दैट one paragraph which I have to write as a précis has to be in 1/3 in length, with reference to the actual word limit of the passage। चीजें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह लिखेंगे? अब ये मैंने लेंथ की बात भी कर दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये इसको हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक पॉइंट क्लियर है? ऐसी हमेशा कितने पैराग्राफ में लिखनी है? ठीक है,
और जो पैराग्राफ आपने एक लिखना है वो एक्चुअल पैराग्राफ की लेंथ का कितना होगा, 1/3। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ की वर्ड लिमिट है लेट्स सपोज 300 वर्ड्स। तो आपने जो वन पैराग्राफ लिखना है एज ए प्रेसी वो कितने अल्फाज का होना चाहिए, 100 का। अब देखें 1/3 ये जहन में रखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 वर्ड लिमिट है, सो आई कैन राइट बिटवीन 95 to 105 वर्ड्स। 5 अल्फाज अगर कम हो उससे या 5 उससे ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा आपने उससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब जब वर्ड लिमिट की बात आती है, हाँ अब ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्ड हमें एक्चुअल पैसेज के वर्ड लिमिट का किस तरह पता चलेगा, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज। देखिए वर्ड लिमिट को गिनने के मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज हैं। Number one strategy is you count the words in the first line and then you count the number of lines and multiply it and you will come to know about the word limit. ये एक इजी तरीका है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले लाइन में कितने अल्फाज है 10। नाउ नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so 10 into 15 how much it makes, so 150 का 1/3 कितना होगा 50। इसका मतलब है कि we can write between 45 to 55 words। 45 से कम नहीं होने चाहिए और 55 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा दूसरा तरीका है, क्योंकि आपके पास पेपर में ओनली यू विल हैव लिमिटेड टाइम सेव करने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं कि वी काउंट द वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन एंड देन वी काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम है और आप समझ रहे हैं कि यू कैन मैनेज योर टाइम, सो यू कैन ऑल्सो काउंट ऑल द वर्ड्स, लेकिन क्योंकि उस पर काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप टाइम देना चाहें तो बिल्कुल फॉर योर ओन क्लैरिफिकेशन you can even count all the words of the passage। Are you understanding? अच्छा अब देखें सीएसएस के पेपर में वो दो किस्म के मैकेनिज्म यूज करते हैं। कभी किसी पेपर में आपको वर्ड लिमिट दे देते हैं कि राइट ए प्रेसी ऑफ दिस वर्ड लिमिट, उसमें तो इजी है, यू डोंट नीड टू काउंट एनीथिंग। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ द वर्ड लिमिट इज नॉट गिवन टू यू, तो ये आपके जहन में हो कि जो आप प्रेसी लिखेंगे वो हमेशा 1/3 होगी पैसेज के, ठीक है। और मैं अगर इफ आई एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू चेकिंग द लेंथ, तो जब भी एवेल्युएटर इसको चेक करते हैं, किसी भी एवेल्युएटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके तमाम अल्फाज गिनेंगे। एवेल्युएटर ने ऑलरेडी फर्स्ट लाइन के वर्ड्स काउंट करके फिर उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस उन्होंने एक आइडिया बनाया होता है कि फॉर एग्जांपल 150 वर्ड्स हैं तो इसकी प्रेसी होगी 45 to 55 वर्ड्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लिखते हैं उससे खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं कि क्या वो उससे ज्यादा है क्या उससे कम है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आफ्टर ऑल एवेल्युएटर जो है वो आपके वर्ड लिमिट काउंट करना चाहे तो कभी भी इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि वो आपके तमाम अल्फाज काउंट करें। तो वो इसी तरह काउंट करेंगे, पहले लाइन के वर्ड्स और फिर नंबर ऑफ लाइंस। ज्यादातर वो नहीं करते, लेकिन फॉर यूर ओन सेफ्टी you need to be sure about that whatever you have written as a preci, it is 1/3. Either if the word limit is given, so fine. If the word limit is not given, so make an idea of 1/3 of the actual passage. Is it clear? Are things clear? अच्छा अब उसके बाद ये मुझे बताएं ये पैसेज कितने पैराग्राफ में है।
ये पैसेज कितने पैराग्राफ में है? इसकी प्रेसी कितने पैराग्राफ में लिखेंगे? एक में। अब जब एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी? सबसे पहले आपने क्या लिखना है पैराग्राफ का? ठीक है। फिर उसके बाद आपने आर्गुमेंट विद सपोर्टिंग डिटेल, आर्गुमेंट विद सपोर्टिंग डिटेल, सपोर्टिंग डिटेल। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये इस पैसेज में जो ब्लैक कलर में है ये क्या है? किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं? और जब आप प्रेसी में लिखेंगे ये इंफॉर्मेशन आपकी किस जगह पे आएगी पैराग्राफ में? लास्ट में। वेरी गुड। सो यू पीपल आर you people are good in taking things. So this is how it is. जब मैं लिखूंगा इस सेंटेंस को, टॉपिक सेंटेंस को कंसाइज करके अपने अल्फाज में लिखूंगा, इन आर्गुमेंट्स को कंसाइज करके अपने अल्फाज में लिखूंगा, और फिर उसके बाद इसको कंसाइज करके अपने अल्फाज में लिखूंगा। अभी हमने कंसाइजनेस के टेक्निक्स डिस्कस नहीं किए। देखें, हम प्रेसी को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसी में दो चीजें हैं, रीडिंग की टेक्निक हमने डिस्कस की है, उसके बाद एक जनरल राइटअप जो हम करेंगे वो किस तरह होगा। लेकिन हमने अभी डिस्कस करना है इन डिटेल कि जब हम प्रेसी लिखेंगे किस तरह एक पैसेज को कंसाइज करेंगे, उसके क्या तरीके हैं, और किस तरह से एक पैसेज को जो है रीफ्रेश करेंगे अपने अल्फाज में। मींस वी यट हैव टू डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ कंसाइजनेस एंड paraphrasing, right, or rewriting. Now I am writing this point here. कि जो आप प्रेसी लिखेंगे वो आपके अपने अल्फाज में हो और एक कॉन्साइज वर्जन हो, और वो कॉन्साइज कितना कॉन्साइज हो, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्साइज का मतलब है कि 1/3 उसकी लेंथ बने, इससे ज्यादा नहीं। राइट, लेट मी टेक योर क्वेश्चन। ओके, अब इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें एमन एंड फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद पॉइंट्स, क्योंकि ये अभी मैंने डिस्कस करना था। फिर उसके बाद अब ये जो आपने पूछा है, दिस इज द अदर पॉइंट। अब मैंने क्या लिखा है, प्रेसी हैज टू बी ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, that is we need to rewrite the given information in a concise manner without including any information from our side. What does it mean is, देखें, अगर किसी पैसेज में कंक्लूजन है तो आपने लिखना है, अगर नहीं है तो आपने खुद से किसी चीज को कंक्लूड नहीं करना। अगर किसी पैसेज में दो आर्गुमेंट्स हैं और दो आर्गुमेंट के साथ जो जो एग्जांपल या सपोर्टिंग डिटेल दी है,
आपने वही आर्गुमेंट विद द सेम सपोर्टिंग डिटेल आपने लिखने हैं। अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको खुद से पता है, लेकिन अगर जो आपको खुद से पता है वो वाली इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं दी, तो आप कभी भी वो प्रेसी में नहीं लिखेंगे। तो प्रेसी हमेशा ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग है। ये एक और टेक्निकलिटी है प्रेसी राइटिंग की। And what I mean by saying is, now I will explain it with reference to this particular passage. देखिए इस पैसेज को आप देखें, जो पैसेज नंबर 2 है। अब पैसेज नंबर 2 में इस थीम में इंग्लिश से रिलेटेड कौन सी दो बातें हुई है? एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो अगर एजुकेशन और लैंग्वेज के अलावा आपने और कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद देखें, पहला जो पॉइंट है उसमें इंग्लिश एजुकेशन को किस हिसाब से एक्सप्लेन किया है, कौन से नोशंस के हिसाब से? कोई बताएगा? जल्दी बताएं, शाबाश। डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपने कोई भी चीज खुद से इंक्लूड नहीं करनी किसी तरह। अगर अगर आपने ये सपोर्टिंग आर्गुमेंट लिखना है, सपोर्टिंग डिटेल, तो ये जो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं यही लिखने हैं। लाइकवाइज अगर इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और हमें पता है कि ये हर जगह पे बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं कि कॉमर्स का लैंग्वेज है, ट्रेड की है, प्रैक्टिकल आइडियाज की है, पाकिस्तान में लिटरेचर इससे लिया गया है, तो आपने जहन में रखना है कि जब भी आप प्रेसी लिखेंगे, आपने प्रेसी लिखनी सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे है जो आपको पैसेज में दिया है। और अगर पैसेज में लेट सपोज कंक्लूजन नहीं है तो आपने कंक्लूजन नहीं देनी। अगर पैसेज में कंक्लूजन है तो तब आपने वो कंक्लूजन लिखनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ए प्रेसी इज ऑलवेज ए ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन खुद से नहीं लिखनी। अब आप में से किसी ने पूछा है, देखें शाइस्ता ने पूछा है डोंट शेयर योर ओन वर्ड्स। देखिए वर्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा, आइडियाज की बात कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। प्रेसी होगी आपके अपनी लैंग्वेज में। आपने जो पैसेज के एग्जैक्ट लफ्ज है वो आपने कॉपी नहीं करने, ठीक है? लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ वही होगी जो पैसेज में दी है। इंफॉर्मेशन आपने कोई भी अपने आप से एक्स्ट्रा नहीं लिखनी। और उसके बाद जब फॉर एग्जांपल कहते हैं ए प्रेसी हैज टू बी इन योर ओन लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब भी हम प्रेसी लिखते हैं और दो से ज्यादा अल्फाज, प्लीज लिसन, अगर दो से ज्यादा अल्फाज हमने एक साथ पैसेज से लिए और उस ही तरतीब में वो अल्फाज पैसेज में आए हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कॉपिंग। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं ये लफ्ज लू, 3 अल्फाज हैं, नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मैं ये लिखूं नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी, इट विल बी टेकन एज कॉपिंग। मैंने क्या करना है कि इन 3 में से एक लफ्ज जरूर मैंने चेंज करना है ताकि इसको कॉपी ना समझा जाए, ताकि इसको आपके अपने अल्फाज में समझा जाए। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें, ये अब क्वेश्चंस आप मुझसे पूछेंगे, मैं क्लियर करूंगा। नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट। देखें, जब भी हम प्रेसी लिखते हैं, the language of the presi depends upon the language in the passage. If the passage is in past, you have to write a presi in past, right? And then if the passage is in present describing something, you have to write it in present and you have to describe it.
तो ये जहन में रखना है। मुख्तलिफ जो नोट्स या बुक्स है उसमें लिखा है कि ए प्रेसी हैज टू बी ऑलवेज रिटन इन पास्ट। नहीं, हर एक किस्म की प्रेसी पास्ट में नहीं लिखी जाती। अगर आपका जो राइटअप है, जो पैसेज है, वो पास्ट में है तो आप पास्ट में लिखेंगे। अगर कोई अपने बारे में कुछ कह रहा है प्रेजेंट में, उसको आप पास्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, राइट, तो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक में कोई चीज डिस्क्राइब हो रही होती है और अगर वो डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट में है, उसको आप पास्ट में नहीं लिख सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द पैसेज। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर पैसेज। जस्ट अ मिनट। So the tense of your précis will totally depend upon the tense in the passage. Let me make it as one passage, and then just a minute. अब हाँ, अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में है और कुछ इंफॉर्मेशन पास्ट में है, तो जो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है उसको आपने अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट में लिखना है। अगर इंफॉर्मेशन पास्ट में है तो आप पास्ट में लिखेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये इस पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस को देखें। टॉपिक सेंटेंस कौन से टेंस में है? फर्स्ट सेंटेंस इज द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैसेज। टीचिंग इज द नोबेलेस्ट प्रोफेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप इसको प्रेसी में लिखेंगे, क्या आप इसको पास्ट में लिख सकते हैं या आपको इसको प्रेजेंट ही में लिखेंगे? प्रेजेंट। देखिए, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जो टेंस है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी पैसेज से। अब आर्गुमेंट को जाते हैं। देखें, ए टीचर हैज ए सेक्रेड ड्यूटी टू परफॉर्म, कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में। क्या आप इसको पास्ट में लिख सकते हैं? क्या आप इस तरह लिख सकते हैं कि ए टीचर परफॉर्म्ड ए होली ड्यूटी, or will you have to write a teacher performs holy duty? In which tense will you write? शाइस्ता, what do you mean? प्रेजेंट। हाँ, देखिए आपने प्रेजेंट, ये आप इसको इसी तरह आप अंडरस्टैंड करें। अब मैं चल रहा, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट ही कैन। अच्छा, अब लेट अस गो टू द अदर पैसेज जिसमें प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। ये जो पैसेज है, अब दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वट एवर यू हैव आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। कोई मुझे बताएगा कि जो टॉपिक सेंटेंस है जो रेड में है, ये कौन से टेंस में है? It is present perfect? Yes, Asadullah, very good. Basically, this topic sentence is in present and it is in present perfect, right? अब मुझे ये बताएं, ये प्रेजेंट में है, आप इसको लिख रहे हैं प्रेसी में, तो क्या आप इसको पास में लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज डिड इमेंस गुड्स टू इंडिया in spite of their glaring drawback? राइट? अब देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, ये टेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने you also need to know about the uses of the tenses. ये दो टेंसेस हैं, एक को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, एक को पास्ट सिंपल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल बोथ आर यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन, ठीक है? लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? उसको हम तब यूज करते हैं कि जब हम किसी ऐसी चीज के पास्ट के बारे में बताएं कि जिसका असर और इफेक्ट अभी भी है, तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा इंग्लिश डिड इमेंस गुड्स टू इंडिया, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश ने सिर्फ पास्ट ही में जो है इंडिया को बेनिफिट किया है। लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि इंग्लिश पास्ट में भी और अभी भी हमें इमेंस गुड्स और इमेंस बेनिफिट्स दे रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, वेरी गुड। अब द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर द बोर्न ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में। और बेसिकली देखें, ये आप ये समझिए। अच्छा ये बताएं, ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। अब देखिए, आर बोर्न यानी इंग्लिश एजुकेशन हैज गिवन बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब देखें, ये जरा देखें, those who fought and died for mother India's freedom were nursed in the cradle of English thought and culture। अब बताएं, ये जो सपोर्टिंग डिटेल है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है? तो जब आप इसको लिखेंगे प्रेजेंट में लिखेंगे या पास्ट में लिखेंगे? अब इसको आप फिर पास्ट में लिखेंगे, ये पास्ट का एग्जाम्पल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखें, वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी जरा जो कंक्लूजन है इसको देखें, इसका टेंस क्या है कंक्लूजन का? जो मैंने ब्लैक में दिया है इसके टेंस को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें। इंग्लिश देयरफॉर डिड अस ग्रेट गुड इन द पास्ट एंड इफ प्रॉपरली स्टडीड विल डू इमेंस गुड इन फ्यूचर। क्या इसमें एक टेंस यूज हुआ है या दो टेंसेस यूज हुए हैं? पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या आप इसको एक टेंस में लिख सकते हैं या दोनों टेंसेस आप लिखेंगे? बोथ। सो यू नो दिस इज द मीनिंग। क्या ये चीज क्लियर हो गई है कि जब आप प्रेसी लिखेंगे, जो प्रेसी का टेंस है दे डिपेंड्स अपॉन द टेंस इन विच द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पैसेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अब मैं इसमें सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखें, अगर कोई आपको ऐसा पैसेज दे जो कोई बयान कर रहा है अपने बारे में कोई एक्सपीरियंस, और वो पैसेज जो है वो बयान कर रहा है और उसमें वो प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, तो वो एक स्टोरी है लेकिन वो प्रेजेंट में बयान कर रहा है। जब आप किसी की स्टोरी को बयान करेंगे, अगर इवन वो पैसेज प्रेजेंट में है, तो क्या वो स्टोरी आप प्रेजेंट में लिखेंगे या किसी की स्टोरी अगर प्रेजेंट में हो तो वो पास में भी लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? हाँ, तो स्टोरी हमेशा आप पास में लिखेंगे। यू नो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड, यू नो यू पीपल हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। नायाब, प्रेसी में टेंस रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होती, बल्कि प्रेसी बेसिकली सबसे पहले चीज क्या है कि जो आपने लिखा है इंफॉर्मेशन, क्या वो वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पैसेज में दी है? एक बात। दूसरी नायाब, दूसरी ये है कि जो आपने लिखी है क्या वो आपने उस तरतीब से लिखी है, एक पैराग्राफ के तरतीब से? ठीक है। एंड तीसरी बात ये है कि जब आप वो लिखेंगे तो इसमें कंफ्यूज ना हो और जहन में ना रखें कि प्रेसी हैज टू बी ऑलवेज रिटन इन पास्ट। Rather, the tense of the précis will depend upon the tense in which the information is given in the actual passage. Is it clear, Nayab, now? अच्छा शाइस्ता, देखिए एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, इस स्ट्रक्चर्स को हम प्रेसी में डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे हाउ टू रीफ्रेज। जब हम रीफ्रेजिंग करेंगे तो उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर पैसिव में है तो उसमें हम एक्टिव में लेके चले जाएंगे, तो वो रिफ्रेजिंग हो गई है। कोई स्ट्रक्चर पैसिव में है तो उसको हम एक्टिव में ले आते हैं, तो उससे रिफ्रेजिंग हो जाती है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। शाइस्ता, जस्ट ऑब्जर्व दिस पैसेज। ये जो सेंटेंस है, द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर द बोर्न ऑफ इंग्लिश एजुकेशन।
ये बताएं ये किस किस वॉइस में है, इज इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? अब क्योंकि मैंने रीफ्रेजिंग करनी है तो ये एक टेक्निक है कि मैं इसको एक्टिव में लेके चला जाऊंगा तो ये रीफ्रेजिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह करता हूं, इंग्लिश एजुकेशन गिव्स बर्थ टू द डेमोक्रेसी, गिव्स बर्थ टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। अब मैंने क्या किया है, मैं इसको एक्टिव में लेके चला गया हूं। तो मोस्टली इस तरह है कि ये एक्टिव पैसिव हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू रीराइट एंड वी वांट टू शो दैट वी हैव रिटन इट इन आवर ओन वे। एक तो उसमें आप लफ्ज चेंज करेंगे जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और एक इसके आप स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन वैसे जो एडविजिबल है कि इफ देयर इज पैसिव वॉइस, अब ये सुने, ये आपने मे बी बुक से भी कहीं से पढ़ी हो कि इफ देयर इज पैसिव स्ट्रक्चर इन एनी पैसेज, so try to always convert passive into active, try to always, मैंने try का कहा है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अगर एक्टिव है उसको आप पैसिव में चेंज करें, लेकिन अगर पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप एक्टिव में लेके आए, सो दैट your presi becomes more objective and your presi is more focused. देखिए सना, जैसे मैंने कहा कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि कॉन्साइज किस तरह करेंगे। कॉन्साइसनेस में एक जो टेक्निक है कि जब हम प्रेसी लिखते हैं, प्रेसी में हम मेन आर्गुमेंट और मेन सपोर्टिंग डिटेल इंक्लूड करेंगे। अगर सपोर्टिंग डिटेल में डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल, वो हमने नहीं लिखना। कोटेशन हमने प्रेसी में नहीं लिखना। अगर कोटेशन एज एन एग्जांपल दी है, कोटेशन की कोई जरूरत नहीं है प्रेसी में, लेकिन अगर कोटेशन में कोई मेन इंफॉर्मेशन है तो फिर वो कोटेशन आपने लिखनी है इन इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग इज यू डोंट नीड टू राइट in presi anything in inverted commas. After all, if you feel that within inverted commas the information that is given is important, you need to write it in indirect speech, you need to write it in indirect manner. सना, इज इट क्लियर? ओके, अब अरवा के पॉइंट की तरफ मैं आता हूं। अरवा देखें, जब हम रीफ्रेजिंग करते हैं, रीफ्रेजिंग में हम लफ्ज को चेंज करेंगे। कुछ अल्फाज हैं जो बहुत जनरल अल्फाज हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ अल्फाज हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। यानी अरवा फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इंग्लिश, क्या इंग्लिश लफ्ज को जो इस पैसेज में यूज हुआ है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो इसी तरह अगर मैं कहूं एजुकेशन, नहीं कर सकते। लैंग्वेज, नहीं कर सकते। हाँ, इस पहले सेंटेंस को अगर मैं रीफ्रेज करूंगा तो मैं एजुकेशन और लैंग्वेज को हटा के मैं लिखूं इंग्लिश, एजुकेशन और लैंग्वेज को हटा के have done, have given a lot of benefits to India instead of some drawbacks, for example. ठीक है। अब देखिए पैसेज में जब हम लफ्ज चेंज करेंगे, कोई पैसेज में अगर कोई लफ्ज है और उस लफ्ज को अगर हम चेंज करें तो वो थीम चेंज हो जाता है, तो उस लफ्ज को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है ना। अब दूसरे सेंटेंस की मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल द नोशन ऑफ, नोशन को हम चेंज कर सकते हैं, द आइडिया, द कॉन्सेप्ट, टर्म, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट, क्या इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। और वाह, यस, कैन समबडी ट्राई? डेमोक्रेसी इन सेल्फ गवर्नमेंट, बाय द वे क्या ये दो टर्म्स हैं या एक ही टर्म को रिफ्लेक्ट करते हैं? दो टर्म है। डेमोक्रेसी का क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट का क्या है? फ्रीडम।
इंडिपेंडेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए, ये आपने पढ़ के ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या इस लफ्ज को अगर हम सिनोनिम में चेंज करेंगे, मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा। जी देखिए सना, इस तरह है कि जो लफ्ज अगर आप चेंज करें और उससे मीनिंग चेंज हो रहे हैं तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी लफ्ज, यानी मैं अगर ऊपर सेंटेंस की मिसाल, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इमेंस को चेंज कर सकते हैं, गुड्स को चेंज कर सकते हैं, इंडिया को चेंज कर सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट लिख लें, इंस्पायर्ड को चेंज कर सकते हैं, ग्लेयरिंग को चेंज कर सकते हैं, ड्रॉबैक्स को चेंज कर सकते हैं। सो यू नो दिस इज हाउ। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, इनको चेंज करना चाहूंगा तो वो थीम ही सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब concising, concising the actual passage and then converting it into your own words. These two types of techniques we will discuss in other lecture. अभी मैं सिर्फ चाहता हूं, इवन फॉर एग्जांपल अगर आप डेमोक्रेसी को चेंज ना भी करें, देखें शफीक, मैंने कहा कि चेंजिंग वर्ड का मतलब यह है कि अगर दो से ज्यादा अल्फाज आपने जिस तरतीब में लिखे हैं उसी तरतीब में पैसेज में आए हैं तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? उसको कॉपिंग कंसिडर करेंगे, उसको प्लेजरिज्म कंसिडर करेंगे। अब ये तीन अल्फाज हैं, इसमें से आप नोशन को चेंज करें, डेमोक्रेसी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप करें द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया है। लेकिन अब आप लिख रहे हैं डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। अब क्या मसला आ रहा है कि डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट एक साथ तीन अल्फाज इसी तरह आए हैं पैसेज में, तो इसमें से एक आप चेंज करने, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहते हैं? फ्रीडम को ही कहते हैं। या आप कहें द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस, राइट। अच्छा, अब एक और आप इसको इस तरह भी लिख लें, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेफर ही इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को करते हैं, कहते हैं विच इज बेसिकली सेलेक्टेड बाय द पीपल, मींस पीपल आर फ्री इन सेलेक्टिंग इट, राइट। अच्छा, देखिए शाहजेब, मैंने ये कहा जब आप प्रेसी लिखेंगे, प्रेसी में कभी भी आपने कोई चीज कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखनी, ठीक है। अब अगर किसी पैसेज में कोई कोटेशन है, राइट शाहजेब, प्लीज लिसन, एंड दैट कोटेशन गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक तो पहले आपने डिसाइड करना है कि क्या वो कोटेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कोई एक्स्ट्रा है, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोटेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, so then if you feel the need of writing that quotation, the information, so you have to always write it in indirect manner. quotation में quotation mark के अंदर आपने कभी भी प्रेसी में कुछ नहीं लिखना। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछे, आगे ना पूछे क्योंकि आगे अभी मैं नहीं गया, ठीक है। अभी मैं आप चाहता हूं कि आपसे इसी रीडिंग और एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन की एक एक्टिविटी कराऊं, एंड दैट पैसेज आई हैव टेकन फ्रॉम द एक्चुअल पेपर। कैन वी स्टार्ट विद इट? नाउ it is that passage. This passage is taken from 2020 paper. This passage is taken from 2020 paper. I would like you to take a picture of this passage. Because I suppose we do not have that much time in which you can complete this activity and then we can discuss. Please take a picture of it. Even those who have this past paper of 2020, so they can also go through.
कैन यू टेक ए पिक्चर? क्योंकि ये मैं आपको एक असाइनमेंट सी दे रहा हूं which we will discuss in the next class. अच्छा, अब सुने इस असाइनमेंट को. Please be very honest. What I mean by honest is, please do not take help from any key in solving this passage, please. ठीक है? आपने क्या करना है इस असाइनमेंट में? You need to read. You need to identify the topic sentence. You need to identify the argument with supporting detail. And you need to identify the information which you feel is giving or has given the conclusion. Right? उसके बाद, once you identify the information, make points, rough points. Okay, which thing has to be written first in your paragraph? Means if it's a topic sentence, number one, I will write it first. Then, likewise, this is the argument with supporting detail, with which I will write second. Then this is the second argument with supporting detail, which I will write after. And then which information I have to write at the end. Right? Then you need to write a précis of this passage. Please do not take help from anything. Please do not take help from anything. I'm repeating it again. And write a précis of this passage according to the discussion, according to the principles and rule that we have discussed. Abhi, at this point in time, हमने अभी discuss नहीं किया how to rephrase, how to restructure, how to concise. वो हम discuss करेंगे. लेकिन first of all, I would like you to have a practice of writing on your own without knowing about the conciseness or rephrasing, activities or rephrasing, rules. Because I know, and at least I'm confident that you people, at least at this level, can have the ability of rewriting something. No, please do not take help from any source, even in identifying meanings. ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं. देखें, आपको अगर किसी वर्ड के मीनिंग का पता नहीं है तो उसको आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे? यू अंडरस्टैंड इट थ्रू द कॉन्टेक्स्ट. Right? Means whatever words are used before a word and whatever words are used after it, through it you try to guess what will be the meaning of it. But please do not consult anything. And then come up with your write-up, come up with your, précis. And once you write your précis, yes, Aman, you have to write précis in your own words. Once you write your précis, so email précis to me on the, ID that I'm giving you. Email ID I'm giving you, you need to send me your written précis on it. So that before coming to the next class, I just want to go through your précis, and I will go through your précis and I will identify some mistakes, and then we will discuss, and then we will also further discuss how to write a précis. देखिए शाहजेब, अभी आप पहली दफा अगर précis लिख रहे हैं, खैर काफी टाइम ले लें, नो प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिस है. ठीक है? Well, write your précis, type it. Is it possible if I ask you to type a précis? Can all of you do it? ठीक है. Well, Amara, what's the problem in typing? जी Amara, is there any problem in typing? ठीक है. अब इस तरह है, जो अगर टाइप करें तो वो मुझे टाइप्ड
इन वर्ड डॉक्यूमेंट प्रेसी सेंड करें ईमेल, और अगर कोई इसको हैंड राइटिंग में कर रहा है सो टेक a picture of it through cam scanner and then send it in my email. I am writing my email here. Can you see my email? Please copy this email. This is naveed.khatak@mail.au.edu.pk. अच्छा, now अब before I end the class देखें जहन, please listen. आपके जहन में आएगा कि सर हम किस तरह से टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करेंगे. It depends upon your reading habit. Now today I am advising you to start reading. Those who have the continuous reading practice, they can simply identify the topic sentence, the argument, supporting detail and the conclusion, right? And those who do not have, so please read something. आपको सब लोग कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं भी अभी कह रहा हूं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उससे ये रीडिंग हैबिट भी आपकी डेवलप हो जाएगी. उसके बाद हुरिया जो है ये प्रेसी 1/3 लेंथ में होगी. लेंथ के हमने कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं, किस तरह लेंथ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अभी मैंने आपको टाइटल का कुछ नहीं कहा कि इस प्रेसी का टाइटल लिखें, क्योंकि ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया. ठीक है, तो टाइटल को अभी हमने डिस्कस करना है. देखिए अभी हमने प्रेसी डिस्कस करना फिनिश नहीं किया, हम टाइटल को डिस्कस करेंगे, कॉन्साइज किस तरह करेंगे, रिफ्रेज किस तरह करेंगे, ये अभी हमने डिस्कस करना है. ये एक सिर्फ स्टार्टिंग एक्टिविटी है जिससे मैं सिर्फ एक अंदाजा लेना चाहता हूं कि आप लोगों की अपनी राइटअप किस तरह है. ठीक है, so that then I also focus on the areas which I identify as mistakes in your writing. ठीक है, हम प्रेसी को जब फाइनल डिस्कस करें फिर उसके बाद मैं आपको और सही असाइनमेंट्स दूंगा जिसमें से आपने सही जो रिक्वायर्ड प्रेसी है उसको आपने उस तरह लिखना है. ठीक है, देखिए LMS आई एम मोस्टली नॉट ए पार्ट ऑफ इट, राइट. इसीलिए ये मैंने आपको अपना मतलब ऑफिशियल ईमेल दिया है और ये आप मुझे सेंड करें ताकि मैं इसको पढूं. ठीक है, अच्छा, let me show you the main points, then I will end up my discussion today. ये हमने आज डिस्कस किए हैं ये चीजें. प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ इट. अभी तक हमने यही चीजें डिस्कस की है. प्लीज टेक अ पिक्चर. अच्छा, नाउ बिफोर एंडिंग द क्लास फिर मैं शीरिन की क्वेश्चन की तरफ भी आता हूं. अभी जो आज हमने डिस्कस किया है क्या समझ में आया है कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, प्रेसी को अप्रोच किस तरह करना है.
जो हमने आज डिस्कस किया है उसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक्टिविटी आप समझ गए हैं कि क्या आपने करना है, एक्टिविटी किस तरह सेंड करनी है? अच्छा, नायाब ने पूछा है, नायाब कल तक आप इसको सबमिट करें, क्योंकि आई डोंट नो कि मे बी कल हमारी क्लास हो या नहीं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सबमिट इट टिल टुमारो। ठीक है, कल तक आप करें। देन आई यूजुअली डू नॉट हैव क्लास ऑन सैटरडे संडे एंड देन वी विल हैव क्लास इन द नेक्स्ट वीक, लेकिन आप कल तक इसको करके और इसको फिर आप सबमिट करें। ठीक है, चलें, अगर कल ऑफ है तो फाइन, लेकिन आई विल आस्क यू टू। उसके बाद आप में से किसी ने, शीरीन ने भी पूछा है टेंसेस का। शीरीन देखें, टेंसेस के लिए यू नीड टू नो अबाउट द यूजेस ऑफ द टेंसेस, के हर एक टेंस का यूज क्या है, और वो टेंसेस के यूजेस जो है, जो रेन एंड मार्टिन की बुक है उसमें बहुत एक्सप्लेन किया है कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको आप किस तरह यूज करेंगे, पास्ट सिंपल है तो किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एनी हाउ शीरीन, ये क्वेश्चन मेरे जहन में है, वी विल टॉक अबाउट टेंसेस, राइट, कि टेंसेस के क्या यूजेस हैं, किस तरह उसको यूज करेंगे, किस तरह, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। नाउ let us end the class, and inshallah in the next class I'll first of all discuss your mistakes in precis, and then we will inshallah proceed with it, right? Okay, and then you don't need to worry, abhi humne tamam cheezein discuss karni hai in detail, because after this class we still have 8 more lectures for discussing all these things. theek hai? Okay, thank you class, thank you, Allah Hafiz.